जय हिंद। आज के सेशन में हम बात करेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे के पूरे विजयनगर एम्पायर के बारे में इन डिटेल आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। ये जो विजयनगर एम्पायर है इसकी कहानी शुरू हुई हरिहर वन और बुकावन के साथ में। हरिहर वन और बुकावन ये दोनों लोग इनिशियली काकटिया डायनेस्टी के फिड्यूटरीज हुआ करते थे। इनिशियली हरिहर वन और बुकावन काकटिया डायनेस्टी के फिड्यूटरीज हुआ करते थे। फिर ये मिनिस्टर्स बने कंपिली के कोर्ट में। कंपिली के कोर्ट में मिनिस्टर्स बने और वहाँ से इनको सेंटर में लेके गया मोहम्मद बिन तुगलक। सेंटर में कौन लेके गया? मोहम्मद बिन तुगलक इनको सेंटर में लेके गया। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर वन और बुकावन को फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया इस्लाम में, और इस्लाम में कन्वर्ट करवाने के बाद इनको भेज दिया गया साउथ में रिबेलियंस को चेक में रखने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली हरिहर वन और बुकावन मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट में रिवोल्ट करेंगे और मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में अपने सारे टाइज को ख़त्म कर देंगे और फाइनली 1336 में फाउंडेशन रखेंगे विजयनगर एम्पायर की। 1336 में हरिहर वन और बुकावन ने फाउंडेशन रखी विजयनगर एम्पायर की, और विद्या रान्या की एडवाइस पे एक बार फिर से ये दोनों लोग हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। बहुत सिंपल। हरिहर वन और बुकावन इनिशियली काकटिया डायनेस्टी के फिड्यूटरीज हुआ करते थे। फिर ये मिनिस्टर्स बने कंपिली के कोर्ट में। वहाँ से इनको सेंटर में लेके गया मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इनको फोर्सफुली कन्वर्ट करवाया इस्लाम में और भेज दिया साउथ में रिबेलियंस को चेक में रखने के लिए। हरिहर वन और बुकावन मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में अपने सारे टाइज को ख़त्म करेंगे और फाइनली 1336 में फाउंडेशन रखेंगे विजयनगर एम्पायर की, और विद्या रान्या की एडवाइस पे एक बार फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे हिंदुइज्म में। मैप में ये जो सदर्न वाला पूरा हिस्सा है ये रिप्रेजेंट करता है विजयनगर एम्पायर को। विजयनगर एम्पायर के बगल में ही एग्जिस्ट किया करती थी दक्कनी सल्तनत। दक्कनी सल्तनत के अंदर बात होती है अहमदनगर के बारे में, बात होती है बीजापुर के बारे में, बात होती है बीदर के बारे में, बात होती है गोलकोंडा के बारे में, और बात होती है बेरार के बारे में। ये जो मैप है इसको बेसिक तौर पे दिमाग में रखना। अच्छा, ये जो विजयनगर एम्पायर है इसके अंदर 4 डायनेस्टीज एग्जिस्टेंस में आएंगी। कौन कौन सी 4 डायनेस्टीज एग्जिस्टेंस में आएंगी? सबसे पहले आएगी संगम डायनेस्टी। 1336 से लेके 1485 के बीच में एग्जिस्टेंस में रहेगी संगम डायनेस्टी। फिर आएगी सलुवा डायनेस्टी। 1485 से लेके 1505 के बीच में एग्जिस्टेंस में रहेगी सलुवा डायनेस्टी। फिर आएगी टुलुवा डायनेस्टी। 1505 से लेके 1570 के बीच में एग्जिस्टेंस में रहेगी टुलुवा डायनेस्टी। और लास्ट में आएगी अरविदु डायनेस्टी। 1570 से लेके 1652 के बीच में एग्जिस्टेंस में रहेगी अरविदु डायनेस्टी। इन चारों डायनेस्टीज के बारे में एक एक करके अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संगम डायनेस्टी के बारे में। संगम डायनेस्टी के अंदर कौन कौन से राजा हुए? सबसे पहले पावर में आए हरिहर वन, फिर दूसरे नंबर पे आए बुकावन, तीसरे नंबर पे आए हरिहर सेकंड, चौथे नंबर पे आए देवराय वन, और लास्ट में आए देवराय सेकंड। सबसे पहले हम बात करेंगे हरिहर वन के बारे में। एक इंपॉर्टेंस तो यही है हरिहर वन की कि इन्होंने विजयनगर एम्पायर की फाउंडेशन रखी। लेकिन जब विजयनगर एम्पायर की फाउंडेशन रखी तो हरिहर वन ने इसको नाम दिया था विद्यानगर। क्या नाम दिया था? विद्यानगर नाम दिया था। विद्यानगर का नाम बदल के विजयनगर किसने किया? बुकावन ने किया था। तो हरिहर वन ने फाउंडेशन रखी थी विजयनगर एम्पायर की और तब नाम दिया था विद्यानगर। विद्यानगर का नाम बदल के विजयनगर किसने किया? बुकावन ने किया। हरिहर वन ने अपनी कैपिटल बनाया अन्नागुंडी को। किसको बनाया? अन्नागुंडी को अपनी कैपिटल बनाया। और 1346 में हरिहर वन ने होसियाल को एनेक्स किया। 1346 में हरिहर वन ने होसियाल को एनेक्स किया। बहुत सिंपल, छोटी छोटी चीजें हैं, इतनी ही काम में आती हैं प्रीलिम्स में। एक तो हरिहर वन इन्होंने विजयनगर एम्पायर की फाउंडेशन रखी, और जब फाउंडेशन रखी तब इसको नाम दिया गया था विद्यानगर। लेकिन विद्यानगर से नाम बदला गया और नाम रखा गया विजयनगर, और ये नाम किसने बदला? बुकावन ने बदला।
कैपिटल कौन सी थी हरियर वन की? अन्नागुंडी। और 1346 में इन्होंने होशियाल को एनेक्स किया। हरियर वन के बाद पावर में आए बुकावन। बुकावन इन्होंने विद्यानगर का नाम बदल के क्या रखा? विजयनगर रखा। इन्होंने कैपिटल बनाया गुत्थी को। कैपिटल किसको बनाया? गुत्थी को कैपिटल बनाया। इंपॉर्टेंट चीज, 1374 में बुकावन ने एम्बेसी को भेजा टू द एम्परर ऑफ चाइना। चाइना के एम्परर के लिए एम्बेसी को भेजा बुकावन ने। कब? 1374 में। बुकावन का बेटा कुमारा कंपन मदुरई को एनेक्स करेगा। कुमारा कंपन जो कि बुकावन का बेटा था वो मदुरई को एनेक्स करेगा। और ये जो एनेक्सेशन है इसकी जानकारी कहां पे मिलती है? मदुरा विजयम में मिलती है। मदुरा विजयम को किसने लिखा है? गंगा देवी ने लिखा है। और गंगा देवी जो है वो कुमारा कंपन की वाइफ हुआ करती थी। बहुत सिंपल। बुकावन एक तो इन्होंने विद्यानगर का नाम बदल के विजयनगर किया। दूसरा 1374 में इन्होंने एम्बेसी भेजी टू द एम्परर ऑफ चाइना। बुकावन का बेटा कुमारा कंपन जो है वो मदुरई को एनेक्स करेगा। और मदुरई के एनेक्सेशन की कहानी कहां पे मिलती है? मदुरा विजयम में मिलती है, जिसको किसने लिखा है? गंगा देवी ने लिखा है। फिर पावर में आए हरिहर सेकंड। और हरिहर सेकंड संगम डायनेस्टी के पहले ऐसे राजा हुए जिन्होंने टाइटल्स को अज्यूम किया। कौन कौन से टाइटल्स को अज्यूम किया? एक तो हरिहर सेकंड ने टाइटल अज्यूम किया राजा परमेश्वरा। कौन सा टाइटल? राजा परमेश्वरा। और दूसरा महाराज अधिराजा। दूसरा टाइटल महाराज अधिराजा। हरिहर सेकंड संगम डायनेस्टी के पहले ऐसे रूलर हैं जिन्होंने टाइटल्स को अज्यूम किया। कौन कौन से टाइटल्स? एक तो राजा परमेश्वरा और दूसरा महाराज अधिराजा। इनकी पॉलिसी थी ईस्ट में एक्सपेंड करने की। ये ईस्ट में एक्सपेंड करना चाहते थे और इसकी वजह से इनके खूब सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। बेसिक तौर पर सिर्फ इतना याद रखो कि हरिहर सेकंड जो हैं वो संगम डायनेस्टी के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने टाइटल्स को अज्यूम किया। फिर इसके बाद पावर में आएंगे देवराय वन। और देवराय वन ने भी टाइटल अज्यूम किया महाराज अधिराजा का। जो इंपॉर्टेंट चीज है, देवराय वन ने 1410 में तुंगभद्रा के ऊपर डैम का कंस्ट्रक्शन करवाया। ये इंपॉर्टेंट है। देवराय वन ने 1410 में डैम का कंस्ट्रक्शन करवाया तुंगभद्रा के ऊपर। और इनके कोर्ट को निकोलो डी कॉन्टी जो कि एक इटालियन विजिटर थे वो विजिट करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। देवराय वन के कोर्ट को निकोलो डी कॉन्टी विजिट करेंगे। फिर पावर में आएंगे देवराय सेकंड। देवराय सेकंड को इमादी देवराय भी बुलाया जाता है, प्रोडा देवराय भी बुलाया जाता है, या ग्रेट देवराय भी बुलाया जाता है। बेसिकली संगम डायनेस्टी के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर अगर हुए तो वो कौन हुए? देवराय सेकंड हुए। देवराय सेकंड को इमादी देवराय भी बुलाया जाता है, प्रोडा देवराय भी बुलाया जाता है, ग्रेट देवराय भी बुलाया जाता है। विजयनगर एम्पायर में जो गोल्ड कॉइन्स चलते थे उनको बुलाया जाता था वराहाज। क्या बुलाया जाता था? वराहाज या फगोडाज भी बुलाया जाता था। तो एक इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि विजयनगर एम्पायर में जो गोल्ड कॉइन्स चलते थे उनको क्या बुलाया जाता था? वराहाज। और वराहाज के ऊपर देवराय सेकंड को गज बेटा कारा के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है। बेसिकली एलिफेंट हंटर के तौर पे डिस्क्राइब किया गया है। ये जो देवराय सेकंड है इन्होंने संस्कृत में एक टेक्स्ट लिखा जिसका नाम क्या है? महानाटका शुद्धानिधि। संस्कृत का एक टेक्स्ट इन्होंने लिखा जिसका नाम क्या है? महानाटका शुद्धानिधि। और ये जो देवराय सेकंड है इनके कोर्ट में एक पर्शियन एम्बेसडर आएंगे जिनका नाम क्या था? अब्दुल रजाक। क्या नाम था? अब्दुल रजाक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर बात करें हरिहर वन के बारे में तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। सिर्फ इतना याद रख लो कि 1346 में इन्होंने होशियाल को एनेक्स किया। और जब इन्होंने विजयनगर एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी तो इन्होंने नाम रखा था विद्यानगर। बुकावन इन्होंने विद्यानगर का नाम बदला और नाम बदल के रखा विजयनगर एम्पायर। इंपॉर्टेंट 1374 में इन्होंने एम्बेसी भेजी टू द एम्परर ऑफ चाइना। बुकावन का बेटा कुमारा कंपन मदुरई को एनेक्स करेगा। ये जो एनेक्सेशन की कहानी है ये कहां पे मिलती है? मदुरा विजयम में मिलती है, जिसको किसने लिखा है? गंगा देवी ने लिखा है। हरिहर सेकंड संगम डायनेस्टी के पहले ऐसे राजा हैं
जिन्होंने टाइटल्स को अज्यूम करने की शुरुआत करी। फिर बात आई देवराय वन के बारे में, और देवराय वन के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 1410 में इन्होंने तुंगभद्रा के ऊपर डैम को कंस्ट्रक्ट करवाया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इटालियन विजिटर निकोलो डी कॉन्टी इनके कोर्ट को विजिट करेगा। देवराय सेकंड को इमादी देवराय भी बुलाया जाता है, प्रोडा देवराय भी बुलाया जाता है, ग्रेट देवराय भी बुलाया जाता है। विजयनगर एम्पायर के गोल्ड कॉइन्स को क्या बुलाया जाता था, वराहास बुलाया जाता था। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और वराहास के ऊपर देवराय सेकंड को एलिफेंट हंटर के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है। देवराय सेकंड ने एक संस्कृत टेक्स्ट लिखा जिसका नाम क्या है, महानाटका सुधा निधि। और बेहद इंपॉर्टेंट, अब्दुल रजाक जो कि एक पर्शियन एम्बेसडर था, वो विजिट करेगा देवराय सेकंड के कोर्ट को। अच्छा, इसके साथ संगम डायनेस्टी की बातचीत खत्म हो गई। संगम डायनेस्टी के बाद पावर में आई सलुवा डायनेस्टी। सलुवा डायनेस्टी की कहानी क्या है, देखो जब देवराय सेकंड पास्ड अवे तो संगम डायनेस्टी के अंदर कई सारे वीक रूलर्स पावर में आए। और क्योंकि रूलर्स वीक थे तो खूब सारा क्योस देखने को मिला, खूब सारा डिसऑर्डर देखने को मिला। और इसी क्योस का, इसी डिसऑर्डर का फायदा उठाएगा चंद्रगिरी का गवर्नर जिसका नाम था नरसिम्हा सलुवा। ये जो नरसिम्हा सलुवा है ये गद्दी को हथियाएगा और गद्दी के ऊपर बैठेगा 1485 में और शुरुआत करेगा सलुवा डायनेस्टी की। नरसिम्हा सलुवा को हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट असरप्शन डिक्टेटर भी बुलाया जाता है। पहला ऐसा डिक्टेटर जो कि गद्दी छीन के गद्दी के ऊपर बैठा। फर्स्ट असरप्शन डिक्टेटर किसे बुलाया जाता है, नरसिम्हा सलुवा को बुलाया जाता है। लेकिन ये जो सलुवा डायनेस्टी है ये बहुत लंबी चल नहीं पाएगी। क्यों? बिकॉज जब नरसिम्हा सलुवा पास्ड अवे तो इसको सक्सीड करेंगे कई सारे माइनर राजा, और क्योंकि राजा माइनर थे तो एक्चुअल पावर उनके हाथ में नहीं थी। रियल पावर थी एक रेजेंट के हाथ में जिसका नाम था नरसा नायका। क्या नाम था? नरसा नायका। ये नरसा नायका जिंदा रहेगा 1505 तक और पूरी ईमानदारी से अपने काम को करेगा। लेकिन नरसा नायका के जाने के बाद रेजेंट बनेगा इसका बेटा, और जब इसका बेटा रेजेंट बनेगा तो वो इस सलुवा डायनेस्टी को खत्म कर देगा और शुरुआत करेगा टुलुवा डायनेस्टी की। टुलुवा डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले 1498 में पोर्चुगीज का अराइवल हो जाएगा कैलिकट के ऊपर, और ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 1498 में पोर्चुगीज का अराइवल हो जाएगा कैलिकट के ऊपर। किस डायनेस्टी के टेन्योर के दौरान? सलुवा डायनेस्टी के टेन्योर के दौरान। सलुवा डायनेस्टी के बाद पावर में आई टुलुवा डायनेस्टी। टुलुवा डायनेस्टी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, बिकॉज लाइक दबाना ज़रूरी है। यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबको शेयर कर दो। होपफुली ये दोनों चीज़ें तो आपने कर भी दी होंगी, बिकॉज इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, और चैनल की ग्रोथ के लिए ये दोनों चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है टुलुवा डायनेस्टी के बारे में। देखो, नरसा नायका रेजेंट था और ये पूरी ईमानदारी से अपने काम को करेगा, लेकिन ही विल पास अवे इन 1505। नरसा नायका के बाद नया रेजेंट बनेगा इसका बेटा वीरा नरसिम्हा, और ये जो वीरा नरसिम्हा है ये फाउंडेशन रखेगा टुलुवा डायनेस्टी की। हिस्ट्री में वीरा नरसिम्हा को सेकंड असरप्शन डिक्टेटर भी बुलाया जाता है। सेकंड असरप्शन डिक्टेटर किसे बुलाया जाता है? वीरा नरसिम्हा को बुलाया जाता है। ये जो टुलुवा डायनेस्टी है इसके अंदर सबसे पावरफुल राजा हुए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय, बाबर ने इनको टुलुवा डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर बुलाया। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रख लेना कि बाबर ने कृष्णदेव राय को ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ टुलुवा डायनेस्टी बुलाया। कृष्णदेव राय पढ़े लिखे आदमी थे। इनके दो टेक्स्ट बड़े फेमस हैं। एक इन्होंने लिखा तेलुगु में जिसका नाम था अमुक्ता मल्यादा। तेलुगु वाले टेक्स्ट का नाम क्या था? अमुक्ता मल्यादा। और संस्कृत में इन्होंने लिखा जामवती कल्याणम को। संस्कृत वाले टेक्स्ट का नाम क्या था? जामवती कल्याणम। तो कृष्णदेव राय के दो फेमस टेक्स्ट कौन कौन से? तेलुगु में इन्होंने लिखा अमुक्ता मल्यादा को,
और संस्कृत में इन्होंने लिखा जामवती कल्याणम को। 1518 में कृष्णदेव राय ने बैटल ऑफ दीवानी लड़ी। बैटल ऑफ दीवानी कृष्णदेव राय ने किसके अगेंस्ट में लड़ी? बहामनी किंग्स के अगेंस्ट में लड़ी और बहामनी किंग्स को हराया भी। कृष्णदेव राय जो हैं उनकी दोस्ती थी, उनकी फ्रेंडशिप थी पोर्चुगीज गवर्नर अल्बक्यूक के साथ में। उनकी फ्रेंडशिप थी अल्बक्यूक के साथ में और पोर्चुगीज को इनफैक्ट कृष्णदेव राय ने परमिशन दी भटकल में फोर्ट बनाने की। कृष्णदेव राय ने बनवाया विजय महल को, जिसे हाउस ऑफ विक्ट्री भी बुलाया जाता है। हजारा रंपा टेम्पल को इन्होंने एक्सपेंड करवाया। विट्ठल स्वामी टेम्पल को कृष्णदेव राय ने बनवाया। कृष्णदेव राय के कोर्ट में 8 सेलिब्रेटेड पोइट्स थे जिनको बुलाया जाता था अष्टदिग्गजाज। 8 दिग्गज, अष्टदिग्गजाज, 8 बड़े सेलिब्रेटेड पोइट्स थे कृष्णदेव राय के कोर्ट में। अच्छा, ये जो 8 पोइट्स हैं इनके नाम, इनका काम हम देख सकते थे, लेकिन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये कहता है कि सब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तौर पे चीज़ों को याद रखो। कृष्णदेव राय, एक चीज़ तो ये कि बाबर कॉल्ड हिम द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ टुलुवा डायनेस्टी। 2 काम इनके बड़े फेमस हैं। तेलुगु में इन्होंने लिखा अमुक्ता मर्यादा को और संस्कृत में इन्होंने लिखा जामवती कल्याणम को। 1518 में इन्होंने बैटल ऑफ दीवानी लड़ी, किसके अगेंस्ट में? बहामनी किंग्स के अगेंस्ट में, और बहामनी किंग्स को हराया। कृष्णदेव राय की पोर्चुगीज गवर्नर अल्बक्यूक के साथ में फ्रेंडशिप थी। इनफैक्ट कृष्णदेव राय ने पोर्चुगीज को परमिशन दी भटकल में फोर्ट बनाने की। विजय महल को, हाउस ऑफ विक्ट्री को बनवाया कृष्णदेव राय ने। हजारा रंपा टेम्पल को एक्सपेंड करवाया। विट्ठल स्वामी टेम्पल को बनवाया। इनके कोर्ट में 8 बड़े सेलिब्रेटेड पोइट्स थे जिनको बुलाया जाता है अष्टदिग्गजाज। और फिर तुलुवा डायनेस्टी के बाद पावर में आई अरविदु डायनेस्टी। अरविदु डायनेस्टी बिल्कुल भी पावरफुल नहीं थी, बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है। फाउंडर का नाम याद रखना है तो रख लेना, तिरुमल्ला II इसके फाउंडर थे। ये जो विजयनगर एम्पायर है इसके कोलैप्स की शुरुआत इसी तुलुवा डायनेस्टी के साथ में हो गई थी। विजयनगर एम्पायर के कोलैप्स की अगर बात करें तो एक बैटल बड़ी फेमस है, बैटल ऑफ तालीकोटा। ये जो बैटल ऑफ तालीकोटा है ये लड़ी गई 23 जनवरी 1565 को। 23 जनवरी 1565 को लड़ी गई बैटल ऑफ तालीकोटा। इस बैटल ऑफ तालीकोटा में एक तरफ थे रामा राय और दूसरी तरफ थी डेक्कन स्टेट्स। अभी हमने बात की है, अभी हमने मैप देखा है, देखो इधर हमने बात की है, ये रही दक्कनी सल्तनत। तो ये जो बैटल ऑफ तालीकोटा है, इस बैटल ऑफ तालीकोटा में एक तरफ रामा राय थे और दूसरी तरफ डेक्कन स्टेट्स थी। ये जो डेक्कन स्टेट्स हैं इन्होंने मिलकर रामा राय को हरा दिया और हम्पी कोलैप्स हो गया और ये जो विजयनगर एम्पायर है इसके कोलैप्स के, इसके एंड की शुरुआत हो गई। तो कोलैप्स ऑफ विजयनगर एम्पायर की जब बात होती है तो किस बैटल की बात होती है? बैटल ऑफ तालीकोटा की बात होती है। विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर बात करें तो सबसे टॉप पे होता था राजा, और राजा को असिस्ट करने के लिए होते थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिनको बुलाया जाता था राज परिषद। क्या बुलाया जाता था? राज परिषद। और ये जो राज परिषद हुआ करता था इसको हेड कौन करता था? प्राइम मिनिस्टर हेड करता था। टॉप पे राजा होता था। राजा को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे। इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या बुलाया जाता था? राज परिषद बुलाया जाता था। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की अगर बात करें तो प्रोविंसेस हुआ करते थे और प्रोविंसेस को बुलाया जाता था मंडलम। प्रोविंसेस को क्या बुलाया जाता था? मंडलम। फिर डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे और डिस्ट्रिक्ट्स को बुलाया जाता था नादूज। डिस्ट्रिक्ट्स को क्या बुलाया जाता था? नादूज बुलाया जाता था। फिर होते थे सब डिस्ट्रिक्ट्स या ब्लॉक्स, और ब्लॉक्स को बुलाया जाता था सतहाल्स। क्या बुलाया जाता था? सतहाल्स। और सबसे नीचे होते थे विलेजेस जिनको बुलाया जाता था ग्राम्स। विजयनगर एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की अगर बात करें तो सबसे टॉप पे प्रोविंसेस हुआ करते थे जिनको मंडलम बुलाया जाता था। फिर डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे जिनको नादूज बुलाया जाता था। फिर ब्लॉक्स हुआ करते थे जिनको सतहालास बुलाया जाता था, और सबसे नीचे विलेजेस हुआ करते थे जिनको ग्राम बुलाया जाता था। ये जो मंडलम हुआ करते थे इनको हेड करते थे मंडलेश्वर या नायक। मंडलम को हेड कौन करता था? मंडलेश्वर या नायक। और ये जो ग्राम हुआ करते थे इनको हेड करता था गौड़ा। कौन हेड करता था? गौड़ा हेड करता था। ये जो टर्म्स हैं इन टर्म्स को याद रखना, टर्म्स पूछ ले जाते हैं। अच्छा, जो विजयनगर एम्पायर है
उसकी बैकबोन थे दो सिस्टम्स। कौन कौन से दो सिस्टम्स? एक चलता था नया कारा सिस्टम, एक कौन सा था? नया कारा सिस्टम। इस नया कारा सिस्टम के तहत जो मिलिट्री चीफ्स हुआ करते थे उनको जमीन दे दी जाती थी, और मिलिट्री चीफ्स के लिए जो जमीन दी जाती थी उसको बुलाया जाता था अमराना। क्या बुलाया जाता था? अमराना बुलाया जाता था। और ये जो मिलिट्री चीफ्स हुआ करते थे इनको बुलाया जाता था नायक्स ऑफ पालियागार्ड्स या फिर पोलीगार्ड्स। क्या बुलाया जाता था? पोलीगार्ड्स बुलाया जाता था। मिलिट्री चीफ्स को क्या बुलाया जाता था? नायक्स ऑफ पालियागार्ड्स या फिर पोलीगार्ड्स बुलाया जाता था। बेसिकली होता क्या था इस नया कारा सिस्टम के तहत कि मिलिट्री चीफ्स होते थे उनको जमीन दे देता था राजा, और जो जमीन दी जाती थी उसको बुलाया जाता था अमराना, और बदले में ये जो मिलिट्री चीफ्स हैं वो राजा को मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे। और दूसरा सिस्टम चलता था आयगर सिस्टम। कौन सा चलता था? आयगर सिस्टम। ये जो आयगर सिस्टम है इसके तहत एक 12 मेंबर की बॉडी बनाई जाती थी। ये जो 12 मेंबर्स हुआ करते थे इनको बुलाया जाता था अग्यार्स। क्या बुलाया जाता था? अग्यार्स बुलाया जाता था। और ये जो अग्यार्स होते थे ये पूरे विलेज के कामकाज को, विलेज के अफेयर्स को देखा करते थे। देखो, विजयनगर एम्पायर में दो सिस्टम्स चला करते थे जिसके थ्रू पूरे कामकाज को देखा जाता था। एक नया कारा सिस्टम, मिलिट्री चीफ्स को जमीन दे दी जाती थी, उस जमीन को बुलाया जाता था अमरान, और ये जो मिलिट्री चीफ्स हैं बदले में राजा को मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे। ये जो मिलिट्री चीफ्स हैं इनको जो जमीन दी जाती थी उसको बुलाया जाता था अमरान, और इन चीफ्स को बुलाया जाता था नायक्स ऑफ पालियागार्ड्स या पोलीगार्ड्स। और दूसरा सिस्टम था आयगर सिस्टम। आयगर सिस्टम के तहत 12 मेंबर्स की एक बॉडी बनाई जाती थी। ये जो 12 मेंबर्स हुआ करते थे इनको बुलाया जाता था आयगर्स, और ये बॉडी पूरे विलेज के कामकाज को देखती थी। विजयनगर एम्पायर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट रेवेन्यू के टर्म्स चलते थे, जैसे फावाजिल। फावाजिल टर्म यूज किया जाता था सरप्लस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एरिया के लिए। अगर रेवेन्यू में किसी एरिया से कुछ सरप्लस लिया गया है, कुछ ज़्यादा कलेक्ट किया गया है, तो उसको बुलाया जाता था फावाजिल। महसूल, महसूल बुलाया जाता था टोटल कलेक्टेड रेवेन्यू को, जितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था उसको बुलाया जाता था महसूल। फिर मनियाम, मनियाम जो है वो टैक्स फ्री विलेजेस को बुलाया जाता था। जो टैक्स फ्री विलेजेस होते थे उनको बुलाया जाता था मनियाम। जकत, जकत बुलाया जाता था टैक्स टेकन फ्रॉम द मुस्लिम्स। मुस्लिम से जो टैक्स लिया जाता था उसको बुलाया जाता था जकत। और मेजरमेंट के सिस्टम को बुलाया जाता था मशहत। क्या बुलाया जाता था? मशहत बुलाया जाता था। देखो, प्रोनाउंसिएशन फॉर श्योर इनका ऊपर नीचे है तो अपने हिसाब से देख लेना। अपने को तो नाम, स्पेलिंग और टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। फावाजिल, फावाजिल बुलाया जाता था सरप्लस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एरिया को। कलेक्टेड रेवेन्यू को क्या बुलाया जाता था? महसूल बुलाया जाता था। टैक्स फ्री विलेज को क्या बुलाया जाता था? मनियम बुलाया जाता था। मुस्लिम से जो टैक्स लिया जाता था उसे क्या बुलाया जाता था? ज़कत बुलाया जाता था। और मेजरमेंट के सिस्टम को क्या बुलाया जाता था? मशहत बुलाया जाता था मेजरमेंट के सिस्टम को। विजयनगर एम्पायर में जो इंपॉर्टेंट पोर्ट था वो कौन सा था? कैलीकट था। गोल्ड कॉइन्स जो इशू किए जाते थे उनको क्या बुलाया जाता था? अभी हमने बात की है, वाराहास या फगोडास बुलाया जाता था। और इनके ऊपर खूब सारे भगवान की फोटो हुआ करती थी, शिव भगवान की और विष्णु भगवान की फोटोज हुआ करती थी। और जो कॉपर कॉइन्स हुआ करते थे उनको बुलाया जाता था जिट्टल। क्या बुलाया जाता था? जिट्टल बुलाया जाता था। कॉपर कॉइन्स को जिट्टल बुलाया जाता था, गोल्ड कॉइन्स को वाराहास या पगोडास बुलाया जाता था। विजयनगर एम्पायर में कई सारे फेमस ट्रेवलर्स आएंगे, जैसे अबू अब्दुल्ला आएंगे जिनको इब्न बतूता भी बुलाया जाता है, निकोलो डी कोंटी भी आएंगे, अब्दुल रजाक भी आएंगे, डोमिंगो पाइस भी आएंगे और मार्को पोलो भी आएंगे, और बहुत सारे फेमस ट्रेवलर्स आएंगे विजयनगर एम्पायर में। लेकिन कम से कम बेसिक तौर पे इनके नाम याद रखना। विजयनगर एम्पायर की सोसाइटी की बात करें तो 4 क्लासेस हुआ करती थी, या ये कहें कि 4 कास्ट हुआ करती थी। मेन डीटी, मेन भगवान कौन होते थे? विरूपक्ष जो हैं वो मेन भगवान हुआ करते थे। शिव भगवान की और विष्णु भगवान की ये लोग भक्ति करते थे। सती उस टाइम पे खूब देखने को मिलती थी, और मंदिरों में देवदासी सिस्टम जो है वो खूब चलता था, वो खूब प्रेवलेंट था। आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो राया गोपुराम टेम्पल जो है वो सभी स्टाइल्स का मिक्स है, बड़ा फेमस है राया गोपुराम टेम्पल। हम्पी सिटी आपको पता ही है, ये भी इन्हीं के टेन्योर में बनाई गई थी। और इसके साथ विजयनगर एम्पायर की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं।
बहुत ईजी सेशन था, कई सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।